Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. In this video, we will cover class 11 Information Technology Code 802 Unit 5 Fundamentals to Java Programming in one shot. Students, इससे पहले हमने employability skills की सभी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं एंड हमने IT कोड 802 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स भी कंप्लीट कर ली हैं एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। सो वो तो सभी के काम आएगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वीडियोस हैं वो IT कोड 802 के स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड विद दिस वीडियो वी विल फिनिश द वन शॉट वीडियोस फॉर IT कोड 802 ऑल्सो। बट दैट डजेंट मीन कि आपके लिए और कोई कंटेंट नहीं आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगी जहां पर इंडिविजुअल चैप्टर मीन्स हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा एंड सिर्फ बैक एक्सरसाइज नहीं, जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। सो अब इस वीडियो के बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज आएंगी एंड स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज भी आएंगी जहां पर हम आपका टेस्ट लेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर कि वो सीरीज स्टार्ट होने से पहले आप ये सभी वन शॉट वीडियोस अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर आप ये सभी अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप टेस्ट भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। टेस्ट कब होगा ये आपको कम्युनिटी टैब पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड वी विल लेट यू नो दैट व्हेन विल द टेस्ट बी हेल्ड एंड जो क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगी वो कब आएगी वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द वन शॉट वीडियो ऑफ यूनिट 5। स्टूडेंट्स, जावा इज जस्ट अ लैंग्वेज मीन्स अगर हमें जावा एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हमें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम वो जावा लैंग्वेज यूज़ करके एक एप्लीकेशन या फिर फॉर्म बना सकें। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नेटबीन्स एंड क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर है और इस पर कैसे वर्क करते हैं। सो उसके लिए हम सबसे पहले नेटबीन्स IDE को समझेंगे एंड देन हम जावा एंड उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेटबीन्स IDE। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर IDE क्यों लिखा हुआ है? IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से प्रोग्रामर्स अपने सॉफ्टवेयर कोड को एफिशिएंटली डेवलप कर पाते हैं। मींस अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है तो आप कोड को लिख नहीं पाएंगे, उसको रन नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आपको कोई एक एप्लीकेशन चाहिए जहां पर आप ये सभी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वर्क आप कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? IDE में। सो नेटबीन्स एक IDE है एंड यहाँ पर आपको इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से आपके लिए ये एप्लीकेशंस बनाना बहुत इजी टास्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके काम को आसान करते हैं। सो यहाँ पर हम कौन सा IDE यूज़ कर रहे हैं? नेटबीन्स एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट जावा एप्लीकेशंस वेरी इजीली यूजिंग द एफिशिएंट GUI बिल्डर। व्हाट इज GUI बिल्डर? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नेटबीन्स का एंड इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली अपने फॉर्म्स डिज़ाइन कर पाते हैं, एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पैलेट मिल जाती है जिसकी हेल्प से हम कंपोनेंट्स ड्रैग करते हैं एंड पोजीशन करते हैं। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आए कि GUI बिल्डर क्या है, उसके कंपोनेंट्स, पैलेट, ये सब क्या है, बिकॉज दीज आर न्यू टर्म्स टू यू। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये सभी कंपोनेंट्स कितने इजी टू यूज़ हैं एंड ये आपके वर्क को कितना इजी बना रहे हैं। Students, before proceeding ahead, please let me inform you that I have already made detailed videos on this Unit 5. The link of the playlist is given in the description. अगर आप जावा चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले डिटेल्ड वीडियोस देखिए, क्योंकि जावा आपके लिए टोटली एक न्यू कंसेप्ट है
आपने 11th क्लास से पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, सो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको आगे 12th में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जावा पढ़ना है। सो आपको ये अच्छे से समझना है। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप पहले डिटेल वीडियोस देखिए। वन शॉट वीडियो जावा की आप रिवीजन पर्पस के लिए देख सकते हैं। बाकी जो यूनिट्स थी उनमें मैंने मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर इतने लॉन्ग चैप्टर्स नहीं थे। सो जितना वहाँ पर रिक्वायर्ड था आपके समझने के लिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट जावा एक ऐसा चैप्टर है कि आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। सो दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू वॉच द videos that are given in the link in the description, and afterwards for revision purpose you can watch this one shot video. And अगर आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है एंड फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन नो प्रॉब्लम, आपको इजीली सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। जब हम नेटबीन्स IDE ओपन करते हैं तब हमें कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है। यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट जो हमें गिवन है इंस्पेक्टर विंडो। यहाँ पर हमें शो होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इस टाइम हमारे डिज़ाइन एरिया में अवेलेबल हैं। देन डिज़ाइन एरिया, ये वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपना फॉर्म एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। देन हेयर इज़ द पैलेट। अभी हम GUI बिल्डर के बारे में जब हमने बात की तब हमने पैलेट की भी बात की थी। सो बेसिकली पैलेट ये होती है, एंड इसके अलावा भी पैलेट्स होती हैं बट बेसिक पैलेट ये है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है स्विंग कंट्रोल। सो यहाँ पर ये वेरियस कंट्रोल्स हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। So this is the palette, and below palette you can see the properties window. So यहाँ से आप जो भी कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। So this is the properties window. Title bar is available at the top. Then below title bar here is the menu bar. यहाँ पर आप किसी भी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा एंड वहाँ से आप वेरियस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन टूल बार इज गिवन। यहाँ पर वेरियस फंक्शंस के लिए टूल गिवन है, आइकन गिवन है। सो आप इनकी हेल्प से कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देन GUI बिल्डर। सो ये जो एरिया है जिसे हम डिज़ाइन एरिया बोल रहे हैं, सो डिज़ाइन एरिया इज जस्ट अ पार्ट ऑफ GUI बिल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पार्ट हैं, सोर्स एंड डिज़ाइन। तो ये सोर्स और डिज़ाइन दोनों GUI बिल्डर के पार्ट हैं। एंड ये वो एरिया है, GUI बिल्डर इज दैट एरिया where we can place the components on the form visually. GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो बेसिकली हमारे कन्वीनियंस के लिए, यूजर की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हम ग्राफिकली मींस विजुअली जो भी कंपोनेंट्स हैं वो प्लेस करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमारी एप्लीकेशन का एग्जैक्ट डिज़ाइन क्या रहेगा। सो हम यहाँ पर कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं इन द डिज़ाइन एरिया। एंड अगर आपको उन कंपोनेंट्स की कोडिंग करनी है तो वो आप सोर्स व्यू में कर सकते हैं। So we have discussed about all these components, and at last code editor window is given. ये वो कंपोनेंट है, वो एरिया है जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन के लिए कोड लिखते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने बात की नेटबीन्स इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर एंड द जावा लैंग्वेज, जो हम कोड लिखने वाले हैं वो जावा लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो कोड जहाँ हमें लिखना है एग्जैक्टली वो विंडो होती है कोड एडिटर विंडो। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स, widgets. So what are these? जब भी हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसका डिज़ाइन बना रहे हैं, तब हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पुट करने की ज़रूरत होगी डिज़ाइन एरिया में ताकि हम उसका डिज़ाइन रेडी कर सकें। ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है वो होते हैं कंपोनेंट्स। एंड यहाँ पर जितने भी स्विंग कंट्रोल्स विजिबल हैं ये सभी कंपोनेंट्स हैं एंड इन्हें हम विजिट्स भी कह सकते हैं। सो कंट्रोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, पेरेंट कंट्रोल्स एंड चाइल्ड कंट्रोल्स। सो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, पेरेंट कंट्रोल वो होंगे जो कि बाकी कंट्रोल्स को भी होल्ड कर सकते हैं एंड
होल्ड इस तरह से करेंगे कि अगर हमने पेरेंट कंट्रोल को मूव किया तो जो बाकी कंट्रोल्स उसके अंदर प्लेस्ड हैं वो भी मूव करेंगे. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पेरेंट और कंटेनर कंट्रोल्स. देन नेक्स्ट टाइप इज चाइल्ड कंट्रोल्स. मींस ऐसे कंट्रोल्स जो कि हम पेरेंट कंट्रोल्स में प्लेस कर रहे हैं वो होते हैं चाइल्ड कंट्रोल्स. सो इसका एग्जांपल है, जब हम एक फ्रेम प्लेस करेंगे तो वो होगी पेरेंट कंट्रोल, क्योंकि उसके अंदर हम बाकी चाइल्ड कंट्रोल्स जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, लेबल, बटन, ये सब प्लेस कर सकते हैं. एंड अगर हमने फ्रेम को मूव किया तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके अंदर कंट्रोल्स हैं, वो सब भी उसके साथ मूव हो जाते हैं. सो जो मूव हो जाते हैं उसके साथ वो होते हैं चाइल्ड कंट्रोल्स. अगर आपको कोई भी न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड उसके लिए फर्स्ट स्टेप है, ईदर यू गो टू फाइल मेन्यू और द टूल बार एंड सेलेक्ट द न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन. सो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एंड वहाँ पर आपको ऑप्शंस अकॉर्डिंगली चूज करने होते हैं. स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बोली है, रेफर की है देखने के लिए, सो उस प्लेलिस्ट में मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं मैंने आपको वहाँ पर एक्चुअल नेटबीन्स में वो सारा वर्क करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर इस बुक में ज़्यादातर जो एग्जांपल्स हैं उनमें तो गिवन है इमेजेस, बट कुछ इमेजेस ब्लर हैं एंड कहीं कहीं पर कुछ अवेलेबल नहीं है इमेजेस. दैट इज़ वाई मैंने उन वीडियोस में एक्चुअल नेटबीन्स में आपको सारा वर्क परफॉर्म करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए. तो अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखता है एंड किस तरह से हमें काम करना है. सो इसलिए मैंने कहा था कि आप वो वीडियोस देख सकते हैं. रेस्ट इट इज़ योर चॉइस. आप ये वन शॉट वीडियो देख रहे हैं रिवीजन के लिए तो आप रिवीजन इससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके. So in the projects pane, choose the Java application type, click the next button. जब आप next button पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछा जाता है एंड उसकी लोकेशन पूछी जाती है. एंड यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि आप यहाँ पर मेन क्लास क्रिएट ना करें. ये क्यों नहीं करते ये आपको आगे पता चलेगा, ये थोड़ा हायर लेवल का कंसेप्ट है, बट यहाँ पर आप मेन क्लास क्रिएट नहीं करेंगे. ओके. देन क्लिक द फिनिश बटन. जब आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. एंड उसके नीचे अगर आप फॉर्म कंपोनेंट्स जो भी क्रिएट करेंगे वो शो हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में गिवन है. सबसे पहले जो गिवन होगा वो प्रोजेक्ट नेम होगा, फिर उसके अंदर जो भी आप फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं वो सब इस तरह से डिस्प्ले हो जाती हैं. After creating the forms in a project, you can proceed to create interface for your application. अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस रेडी करने के लिए, एक डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज़ करना है. सो बेसिकली ये क्या फीचर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक पैलेट है एंड उस पैलेट में डिफरेंट कंट्रोल्स हैं. सो हम इन सभी कंट्रोल्स को, जो भी हमें जिस भी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, हम उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड जहां पर हमें उसे प्लेस करना है वहां पर ड्रॉप कर देंगे. सो इस तरह से हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं. जो भी कंट्रोल हमें रिक्वायर्ड है उस कंट्रोल को सेलेक्ट करना है एंड जहां पर प्लेस करना है वहां पर प्लेस कर देंगे. सो दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ऑफ नेटबीन्स. सो इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन तैयार करेंगे. वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पैलेट में अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज जे फ्रेम फॉर्म. इसकी टू बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, डिफॉल्ट, क्लोज ऑपरेशन एंड टाइटल. टाइटल मींस जो भी उस फॉर्म का टाइटल होगा वो वहां पर डिस्प्ले होता है. एंड क्लोज ऑपरेशन मींस अगर किसी को वो फॉर्म क्लोज करना है तो उसके लिए ये ऑपरेशन होता है. देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन हैं एंड यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कंपोनेंट्स हम प्लेस कर रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू इट्स
करस्पॉन्डिंग क्लास प्री डिफाइंड इन जावा। मीन्स जो भी हमने ऑब्जेक्ट चूज किया है उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्लास है जो कि प्री डिफाइंड है। मीन्स वो हम डिफाइन नहीं करते, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। जैसे कि फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जे फ्रेम क्लास, all the text fields are objects of j text field class। मीन्स ये j text field class है एंड जो text field हमने इंसर्ट की है वो उसका एक ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली हम क्लास में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सो हर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स एसोसिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने देखा था एक विंडो थी प्रॉपर्टी विंडो। सो वहां पर जितने भी हमें प्रॉपर्टीज दिख रही थी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। एंड वो किस लिए यूज होती हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपीयरेंस को चेंज किया जा सके, स्पेसिफाई किया जा सके कि उसको कैसा अपीयर होना है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं लाइक बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आर मेथड्स। हमें जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट पर तब हम मेथड्स का यूज करते हैं। एंड मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, गेटर्स एंड सेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेटर्स एंड सेटर्स, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं, गेटर्स कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड सेटर्स कुछ इंफॉर्मेशन सेट करते हैं। मीन्स जब हम गेटर की बात कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से एंड उसे रिटर्न करेंगे प्रोग्राम को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गेट टेक्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी टेक्स्ट उस टेक्स्ट फील्ड में दिया जाएगा वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड देन प्रोग्राम को रिटर्न किया जाएगा। मीन्स वो टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट लेने के लिए है। एंड अगर हमने उसी टेक्स्ट फील्ड में सेट टेक्स्ट मेथड यूज किया है जो कि एक सेटर मेथड है, तब उस केस में हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम सेट कर रहे हैं कि वो टेक्स्ट किस तरह से अपेयर होगा, क्या टेक्स्ट अपेयर होगा, ये हम सेट कर रहे हैं। तो जब भी हम सेटर मेथड यूज कर रहे हैं तो हम अपियरेंस की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज अपेयर होगी और किस तरह से होगी। बट अगर हम गेटर्स की बात कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है एंड वो प्रोग्राम को रिटर्न करनी है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आर इवेंट्स। These are the actions which are performed on controls. फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी अपने कोई फॉर्म खोला है, कोई एप्लीकेशन खोली है आपने, तो अगर आप उसके क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो वो क्लोज क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक इवेंट परफॉर्म हुआ है। आपके जो भी एक्शंस थे उससे रिलेटेड एक इवेंट एसोसिएटेड था। तो जब भी आपने कोई एक्शन लिया है, आपने माउस कहीं पर क्लिक किया है, तो वहां पर कुछ इवेंट होता है एंड उस इवेंट की वजह से कोई एक कोड एप्लीकेबल होता है जो भी उससे एसोसिएटेड होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बिहेव करती है। सो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट, जो भी हम कंपोनेंट्स इंसर्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में वो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक क्लास होती हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि प्रॉपर्टी विंडो में अवेलेबल होती हैं। एंड देन मेथड्स, जिनकी हेल्प से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट पर। एंड देन इवेंट्स, ये सबसे मेन है क्योंकि जब भी हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इवेंट होता है। अगर हमने कहीं माउस क्लिक किया है तो उस बटन का, उस कोई भी कंपोनेंट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमने उस पर क्लिक किया है तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला है वो इवेंट डिसाइड करता है, क्योंकि इवेंट के साथ एक कोड एसोसिएटेड होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है ये सारे टर्म्स एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड देम केयरफुली। नेक्स्ट कंपोनेंट इज जे बटन। सो बटन एक ऐसा कंपोनेंट है जो अगर प्रेस किया जाए, पुश किया जाए तो कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन होता है।
और क्यों होता है? क्योंकि उस बटन के साथ एक कोड एसोसिएटेड होता है एंड जब हम उस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो कोड रन करता है एंड वो एक्शन हो जाता है। सो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज गिवन है जे बटन की, लाइक बैकग्राउंड एनेबल्ड, फॉन्ट, फोरग्राउंड, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेबल, टेक्स्ट। देन मेथड्स आर आल्सो गिवन, get text, set enabled, set visible. These methods are given for J button. I am not explaining each of them because we don't have much time in one short video to explain each and every point, but yes, you can watch the explanation in detailed videos if you want. Next is JText field. So it is used to allow editing or displaying of a single line of text. Means जब आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखनी है टेक्स्ट की तो आप JText फील्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूजर से इनपुट में लेना है टेक्स्ट तो आप यूज करते हैं कौन सा मेथड? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, रिकॉल कीजिए। अगर हमें एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन तो हम यूज कर रहे हैं गेट मेथड, गेटर मेथड। एंड यहाँ पर टेक्स्ट है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? गेट टेक्स्ट मेथड। एंड अगर हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, मींस अपीयरेंस को कंट्रोल करना है, तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेट टेक्स्ट मेथड, क्योंकि वहां पर हम अपीयरेंस के साथ डील करते हैं। सो आई होप आपको रिकॉल हो गया एंड समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से सेट टेक्स्ट एंड गेट टेक्स्ट को यूज करना है। देन नेक्स्ट इज जे लेबल। इट इज यूज टू प्रोवाइड टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। सो जब भी हमें कोई सिंगल लाइन का टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम जे लेबल का यूज कर सकते हैं। जे लेबल जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये एक टाइप का लेबल है। देन here properties and methods are given for JText field and JLabel. जब हम JText फील्ड की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ एक सिंगल लाइन दे सकते थे, बट अगर हमें मल्टीपल लाइंस देनी है तो उस केस में हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, मींस JText एरिया। एंड इसकी हेल्प से हम मल्टीपल लाइंस डिस्प्ले भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एंड मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने सेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट मेथड आपको बता चुके हैं, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सेप्ट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे एंड डिस्प्ले करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हेयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर गिवन, यू कैन रीड देम। नेक्स्ट कंपोनेंट इज जे पासवर्ड। ये तब यूज करेंगे जब हमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल इनपुट लेना है, जैसे कि कोई पासवर्ड है एंड वो सिंगल लाइन में होना चाहिए। जब भी हम ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल इनपुट लेते हैं तो हम जनरली, अगर आपने कोई वेबसाइट पर कोई पासवर्ड एंटर किया है तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको आपका पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होता है, इंस्टेड कुछ और कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं जैसे ही आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं इको कैरेक्टर्स एंड ये इसीलिए यूज होते हैं ताकि जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले ना हो एंड उसकी जगह पर इको कैरेक्टर आ जाए ताकि हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेफ रहे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इको कैरेक्टर है एस्टेरिस्क एंड यहाँ पर यही इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट इज द यूज ऑफ इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू मेंशन द यूज। आप समझ गए हैं, ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हम जे पासवर्ड कंपोनेंट में कोई भी सिंगल लाइन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, तब हम इको कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जे रेडियो बटन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें यूजर को सेवरल चॉइसेस प्रोवाइड करनी है एंड अलाउ करना है कि सिर्फ एक चॉइस सेलेक्ट करनी है यूजर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर्म है वहाँ पर पूछा गया है अपना जेंडर स्पेसिफाई करिए, तो वहाँ पर जितने ऑप्शंस होंगे तो उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा। इस केस में हम रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएगा यूजर। And because radio buttons occupy a lot of space, that is why we have other options also. Let us study about them.
नेक्स्ट इज जे चेक बॉक्स। ये आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई ऑप्शन चेक या फिर अनचेक करना है। मींस उस ऑप्शन के लिए या तो यूजर यस कह सकता है या फिर नो, दो ही ऑप्शन है उसके पास, तो उस केस में आप चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज जे कॉम्बो बॉक्स। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है ड्रॉप डाउन एंड लिस्ट का। आप जब ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी एंड आप उस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज जे लिस्ट। यहाँ पर आपको एक ऐसी लिस्ट मिलेगी जहाँ से आप मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उस लिस्ट में आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। दिस इज द जे लिस्ट। Here properties and methods of JCheckbox, JComboBox, JList, all these are given. Next we proceed to J option pane. जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर हमें ऑप्शन पेन मिलेगा। ऑप्शन पेन मीन्स एक ऐसा पेन, एक ऐसी विंडो, मिनी विंडो, जहां पर यूजर को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या फिर यूजर को कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी, और हो सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भी की जाए एंड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी की जाए। तो इसलिए हम जे ऑप्शन पेन का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स आपको प्रोग्राम के शुरू में ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है अगर आपको जे ऑप्शन पेन चाहिए। तो ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है एंड इनमें से दोनों एक्सेप्टेबल हैं। डिफरेंस है दोनों के बीच में। फर्स्ट स्टेटमेंट में जहां पर हमने जे ऑप्शन पेन लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ जे ऑप्शन पेन लाइब्रेरी इंपोर्ट होती है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वहां पर हमने स्टार सिंबल यूज किया है, तो वो डिनोट कर रहा है कि हमें एंटायर लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। ये डिफरेंस है, बट इन दोनों में ही हमें जे ऑप्शन पेन मिल जाएगा। देन मेथड्स आर गिवन फॉर जे ऑप्शन पेन। शो मैसेज डायलॉग, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा जे ऑप्शन पेन में। देन शो कंफर्म डायलॉग मींस यहाँ पर यूजर से पूछा जाएगा, उसको बटन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिन पर क्लिक करके वो अपना रिस्पॉन्स दे सकता है। देन शो इनपुट डायलॉग मींस यहाँ पर इनपुट करना होगा, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल होगा जहाँ पर हमें अपना टेक्स्ट एंटर करना है। So these are the methods of J option pane. Now let us proceed ahead and study about Java programming. First of all, we will study about object oriented programming. जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, सो दैट इज वाई वी कॉल इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. It follows bottom-up approach in program design and emphasizes on safety and security of data. Basically सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखा जाएगा कि जो डेटा है वो सिक्योर है, सेफ है। एंड यहाँ पर कौन सा अप्रोच फॉलो हो रहा है? बॉटम अप। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग है हम वो करते हैं, एंड फिर उसके बाद जितनी हायर लेवल की डिज़ाइनिंग है वो हम बाद में करते हैं। सो दैट इज़ द बॉटम अप अप्रोच. It helps in wrapping up of data and methods together in a single unit, which is known as data encapsulation. This is a very important term, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. जैसा कि आप सपोज करिए आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप तो सिर्फ स्विच ऑन कर रहे हैं, बट स्विचिंग के पीछे बहुत सारी वायरिंग है। तो उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो सारे डेटा और मेथड्स को एक साथ सिंगल यूनिट में रैप अप कर देती है। तो वो हमें तो एज अ सिंगल यूनिट दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत सारा डेटा है, मेथड्स हैं। इसी को हम कहते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन. It allows some special features such as polymorphism and inheritance. These are again two very important terms. हम मल्टीपल नेम्स याद नहीं रख सकते, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है ओओपी में, ताकि हमें मल्टीपल नेम्स याद ना रखने पड़े एंड हम जेनरिक नेम यूज कर सकें मेथड्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए. दैट इज व्हाई वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म इन ओओपी.
देन इनहेरिटेंस, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कुछ इनहेरिट होगा। तो क्या इनहेरिट होता है? जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि न्यू क्लास एंड एप्लीकेशन में इनहेरिट हो जाती हैं। मीन्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी जो प्री डिफाइंड क्लास है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट में भी इनहेरिटेड हैं बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस फीचर ऑफ OOP. Now, what are the major components of OOP? I am again and again saying OOP because it is short, and you can see that because it is the abbreviated form of object oriented programming, it is no problem to see that. Okay, so what are the major components? These are class, object, data members and methods, access specifier and visibility modes. These four are the major components of OOP. You have to remember these because question can be asked and this is very important. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ जहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, या तो आप उसे नोट डाउन कर लें या फिर अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, बिकॉज अगर आप ऐसा कर लेते तो जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ अलग से दिख जाएगी एंड आप उसको अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सब चीज़ें कैसे समझेंगे? हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये जस्ट हमने एक फिजिकल एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। इसके बाद हम एक्चुअल जावा का कंसेप्ट लगाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा मेंबर, मेथड की बात हम करेंगे वो एक्चुअल में क्लास या डेटा मेंबर नहीं है, बट आपको ये समझाने के लिए कि क्या डेटा मेंबर होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये सब समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है, क्योंकि आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द जावा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अगर हमने ये कंसिडर किया है कि क्लास है एम्प्लॉय, तो उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन होंगे? उसके ऑब्जेक्ट होंगे डिफरेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 3। ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। एंड इस क्लास के डेटा मेंबर्स कौन कौन होंगे? एम्प नंबर, नेम, सैलरी। तो ये डेटा मेंबर्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय के बारे में जो भी डेटा है वो इन तीनों में हमें मिल सकता है। मीन्स एम्प्लॉय नंबर क्या है, नेम क्या है, सैलरी क्या है, ये हमें यहाँ पर डेटा मिला है, तो इसीलिए ये इस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। देन मेथड्स क्या होंगे? ऐड न्यू एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय, कैलकुलेट सैलरी। तो ये मेथड्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम, किस चीज़ पर? डेटा मेंबर्स पर। प्लीज़ इस बात पर एम्फेसिस कीजिए, हम मेथड्स कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं? डेटा मेंबर्स पर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक क्लास है एम्प्लॉय, तो उसके ऑब्जेक्ट्स कौन हो सकते हैं? डिफरेंट एम्प्लॉयज। एंड उसके डेटा मेंबर्स कौन हो सकते हैं? जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, तो ये डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। एंड देन मेथड्स मीन्स ऐसे एक्शंस जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं किस पर? डेटा मेंबर्स पर। सो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। सो ये था फिजिकल एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं इसको विद रेफरेंस टू द जावा। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास है जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड एक क्लास है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? डिफरेंट जे टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, जैसे कि जे टेक्स्ट फील्ड 1, जे टेक्स्ट फील्ड 2 एंड सो ऑन। देन इनके डेटा मेंबर्स क्या क्या होंगे? मीन्स जो भी डेटा इनमें हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, एडिटेबल, एनेबल्ड, टूल टिप टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट तो जो हम लिख रहे हैं वो है, बट ये जो बाकी 3 फीचर्स हैं आप सोच सकते हैं कि ये क्यों होंगे? ये इसलिए होंगे क्योंकि ये हमें जे टेक्स्ट फील्ड के डेटा के बारे में बता रहे हैं कि क्या वो एडिटेबल हैं या नहीं, क्या वो एनेबल्ड हैं या नहीं, एंड व्हाट इज द टूल टिप टेक्स्ट। सो ये जो भी डेटा हमें बता रहे हैं ये फील्ड्स अबाउट द जे टेक्स्ट फील्ड, तो इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं डेटा मेंबर्स।
सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम इन्हें डेटा मेंबर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट। एंड देन मेथड, अगेन ये मेथड कहाँ पर परफॉर्म होंगे, ये एक्शंस है जो कि परफॉर्म होंगे डेटा मेंबर्स पर। सो जैसे जैसे हमने डेटा मेंबर्स लिखे थे वैसे ही हमने यहाँ पर मेथड्स यूज कर लिए हैं, सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, सेट एडिटेबल। सो इस तरह से हमने मेथड्स यूज किए हैं। एंड सिमिलरली एग्जाम्पल इज गिवन फॉर जे लेबल, जहाँ पर क्लास क्या होगी, जे लेबल, एंड उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जे लेबल 1, जे लेबल 2। इस तरह से डिफरेंट जे लेबल्स इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड इसके डेटा मेंबर्स, एंड ये हैं इसके मेथड्स। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए हैं। अब हम डेफिनेशंस वाले पार्ट पर फोकस करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि क्लास में डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स अवेलेबल हैं, सो वी कैन से दैट अ क्लास इज यूज्ड टू एनकैप्सुलेट डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। क्योंकि यहाँ पर डेटा एनकैप्सुलेशन का वर्क क्लास कर रही है, जो डेटा मेंबर्स हैं एंड मेथड्स हैं उनको एक साथ एक सिंगल यूनिट में एनकैप्सुलेट करने का वर्क क्लास कर रही है। सो वी कैन से दैट द क्लास इज डूइंग डेटा एनकैप्सुलेशन। Then it helps the programmer to keep the data members in various visibility modes. Means ज़रूरी नहीं है कि हम data members पब्लिकली विजिबल रखें, हो सकता है कि हमें उन्हें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखना हो। तो ये विजिबिलिटी मोड्स हमें दिए जाते हैं ताकि हम इनको अकॉर्डिंगली सेट कर पाएं। जनरली डेटा मेंबर्स को प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड्स में रखा जाता है एंड जो मेथड्स होते हैं उनको पब्लिक विजिबिलिटी मोड में रखा जाता है। देन an object is an instance of a class that is capable of holding actual data in memory locations. मीन्स जो एक्चुअल डेटा है वो तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होता है, जो क्लास है वो तो सिर्फ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को होल्ड करती है, बट जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअल डेटा वहां पर होता है। जो डेटा मेंबर हमने क्लास में स्पेसिफाई किए हैं वो सिर्फ डेटा मेंबर है, वो डेटा नहीं है, वो डेटा मेंबर्स हैं। सो उन डेटा मेंबर्स का डेटा कहाँ पर स्पेसिफाइड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में स्पेसिफाइड है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट an object is an instance of a class. Also, please note that the properties are actually the data members in the class. Means यहाँ पर जो भी हमने data members discuss किए हैं जे लेबल के केस में एंड जे टेक्स्ट फील्ड के केस में, मीन्स जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर्टीज जो कि प्रॉपर्टी विंडो में अवेलेबल होते हैं, हमने डिस्कस किया था। सो ये प्रॉपर्टीज ही डेटा मेंबर्स होते हैं एंड इनको हम इसीलिए डेटा मेंबर्स कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेटा की स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर होती है। मीन्स अगर हम एडिटेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पर कि वो एडिटेबल है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। सो एक वैल्यू स्टोर हो रही है, डेटा स्टोर हो रहा है, इसीलिए हमने इसको एज अ डेटा मेंबर काउंट किया है। सो आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स। दे आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज फॉर सम ऑपरेशन। जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड वहाँ पर कोई भी वैल्यू आनी चाहिए एज अ रिजल्ट और इंटरमीडिएट रिजल्ट, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर होगी, तो उस केस में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं जो कि उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स एट दैट टाइम, जिस टाइम हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होने वाली है, बट हमें पता है कि वो कौन से डेटा टाइप की होगी, तो इसीलिए हमने इस वेरिएबल को एक नेम प्रोवाइड किया एंड इस वेरिएबल की हेल्प से हम वो वैल्यू बाद में स्टोर कर सकते हैं एंड इसकी वजह से हमें टेम्परेरी स्टोरेज भी मिल गया है। मीन्स अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो हमें उसके लिए स्टोरेज चाहिए होता है, बट अगर हमने वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं किया होगा तो हमें स्टोरेज नहीं मिलेगा। बट अगर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो परमानेंट स्टोरेज नहीं मिलता बट टेम्परेरी स्टोरेज मिल जाता है। एंड परमानेंट कब मिलता है, जब हम फाइनल वैल्यू वेरिएबल को अलॉट कर देते हैं, तब हमें परमानेंट स्टोरेज मिल जाता है। It is capable of changing its value during program execution.
मीन्स जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वेरिएबल की। एंड वो क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वेरिएबल का काम ही यही है कि वो पहले सिर्फ एक वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेगा, स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड बाद में जब हमें वैल्यू चेंज करनी होगी तो वो वैल्यू को चेंज कर देगा। सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ वेरिएबल। जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो उससे पहले आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। इट इज नेसेसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स एंड देन ओनली यू कैन यूज देम। अब जैसा हमने बात की कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो हमें तो पता है कि वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, बट कंप्यूटर को नहीं पता है। तो इसीलिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, सो दैट हमें उतना स्टोरेज मिल पाए। एंड जो भी डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं उसका स्पेसिफिक स्टोरेज होता है। सो अभी हम डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डेटा टाइप्स, एंड वो कितना साइज रखते हैं, कितना साइज ऑक्यूपाई करते हैं स्टोरेज में, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेटा टाइप्स के ऊपर। सो फर्स्ट डेटा टाइप इज न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पर वेरियस डेटा टाइप्स हैं। बाइट, इट साइज इज 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। दिस कन्वर्जन आई होप आपने चैप्टर 1 में फोकस किया था, मैंने ये कन्वर्जन आपको पढ़ाई थी एंड आपने समझी होगी आई होप। अगर आपने नहीं समझी है तो आप चैप्टर 1 को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये कन्वर्जन्स अच्छे से आपको समझाए हैं। सो देन द नेक्स्ट इज शॉर्ट, इट साइज इज 2 बाइट्स। देन इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स। तो आपको जितना भी बड़ा आपका डेटा वेरिएबल होने वाला है तो उसी हिसाब से आप अपना डेटा टाइप सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर तो शॉर्ट ही होता है, तो इसीलिए आप बाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर लिखना है जो कि होल नंबर है तो आप इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, मीन्स INT कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर इंडिकेटिंग द न्यूमेरिक डेटा टाइप इंटीजर। देन अगर आपको बहुत लॉन्ग नंबर यूज़ करना है तो आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप। एंड इस तरह से आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करने हैं। देन नेक्स्ट इज फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी होती हैं, मीन्स ऐसे नंबर्स जिनमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स हैं, तब हम फ्लोटिंग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। एंड ये 2 टाइप के हैं, फ्लोट एंड डबल, and they have different size. Here are the examples. Then the decision about which numeric data type to use should be based on the range of values that a variable can take. Means आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल कितनी वैल्यू, कितनी रेंज तक वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है, आपको उसी हिसाब से न्यूमेरिक डेटा टाइप सेट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। Then the next is character data types. These are of 2 types and are used to store characters. अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप यूज़ करेंगे कैर डेटा टाइप, एंड अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल आपको सेक्शन मेंशन करना है क्लास का, तो सेक्शन तो सिर्फ एक कैरेक्टर होता है, ABCDE। सो इस तरह से आप सिर्फ एक कैरेक्टर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे? कैर डेटा टाइप। एंड अगर आपको किसी स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम ऐसे मेंशन करना है तो वो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग डेटा टाइप। एंड यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप केयर डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं तो आपको उसे सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना है, बट स्ट्रिंग डेटा टाइप को आपको डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस एंड इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मीन्स ऐसे ऑपरेटर्स जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एडिटिव ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, these you have already studied. and the last one, this is remainder operator. and ये किस लिए यूज़ होता है? दो नंबर जिनके बीच हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया है उनका रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। सो आई होप
दिस इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें कंपेयर करना होगा दो एंटिटीज को, मींस वो इक्वल हैं या फिर नहीं है, या फिर कौन सी ग्रेटर है या लेस देन है, मींस उनके बीच क्या रिलेशन है, वो टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नॉट इक्वल टू साइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वल टू साइन, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली जो नॉर्मली यूज करते हैं सिंबल्स वही लगा देते हैं एंड फिर गलत हो जाता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, आप इसे मार्क करेंगे, नोट करेंगे, जो इक्वल टू है उसके लिए ऑपरेटर यूज करेंगे आप ये। एंड सिर्फ एक इक्वल टू साइन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है। एंड अगर आपको इक्वल टू इंडिकेट करना है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, आप ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड नॉट इक्वल टू के केस में आप जैसे नॉर्मली इक्वल नॉट इक्वल टू लिखते हैं वैसे नहीं लिखेंगे, बट इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। सो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्टूडेंट्स जनरली इसमें मिस्टेक कर देते हैं एंड फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। Then the last one is logical operator. Logical operator denotes a logical expression, means जब हमें conditions given होती हैं and वो conditions true हैं या false हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड जनरली हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो भी कंडीशंस लगाते हैं उनके साथ, तो उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन बनानी होती है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, हमने दो कंडीशन प्रोवाइड की हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का। एंड यहाँ पर बीच में कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। सो ये जो फर्स्ट ऑपरेटर है ये तब यूज़ होगा जब हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए। जो सेकेंड ऑपरेटर है ये तब यूज़ होगा जब हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए। एंड ये लास्ट ऑपरेटर तब यूज होगा जब हमें वो कंडीशन फॉल्स करानी है, मींस वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए तब, तो उस केस में हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स आर गिवन, ये आपके सिलेबस पे नहीं है इसीलिए इनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एंड फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या होते हैं। नंबर के इंडिविजुअल बिट्स पर मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। एंड बाइनरी इंडेक्स ट्री, सो ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि बिटवाइज ऑपरेटर भी एक टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एंड अगर एक लाइन में डिटेल पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, दे परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स ऑफ अ नंबर। This much is sufficient at this level. Okay, we skipped this part, let us discuss this part also। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स तो आपको पता है कि जो भी सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए वो ऑपरेटर्स होते हैं। सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बीच डिफरेंस आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है चलिए समझते हैं। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन होती है। जैसे कि हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में वैल्यू दी है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी उस वेरिएबल को जो कि लेफ्ट साइड पर अवेलेबल है। सो सबसे पहली बात, आप इसको इक्वल टू साइन नहीं बोलेंगे, ये जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, सो यहाँ पर जो भी राइट साइड में वैल्यू है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में, वो वैल्यू असाइन हो जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एंड ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई नंबर ही हो, यहाँ पर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सो आई होप assignment operator is clear to you, and also the difference between relational operator equal to and the assignment operator। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू असाइन करते हैं, बट इक्वल टू ऑपरेटर में हम चेक करते हैं कि क्या दोनों
कंडीशंस इक्वल है या फिर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं। तो ये चीज़ चेक करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर से, बट जब हमें वैल्यू असाइन करनी है तो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी विल डिज़ाइन आवर एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद आपको जे फ्रेम फॉर्म क्रिएट करना है, एंड देन आपको उस फॉर्म में बटन कंपोनेंट ऐड करने हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो बटन कंपोनेंट है, बटन है, हम एक्चुअल कोडिंग उस पर करते हैं ताकि जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो जो कोडिंग है वो रन करे। So that is why we will add the main coding to the button. देन यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई गई है, यहाँ पर आपको डिफरेंट विंडोज़ के यूज़ बताए गए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट विंडो में आपको प्रोजेक्ट के जितने भी कंटेंट्स हैं वो एक लॉजिकल व्यू में दिखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। एंड देन इन द डिज़ाइन एरिया यू कैन सी जो भी आपने कंपोनेंट्स प्लेस किए हैं वो सभी दिख रहे हैं। इन स्विंग कंट्रोल पैलेट यू कैन सी ऑल द कंपोनेंट्स दैट कैन बी एडेड टू द फॉर्म। मीन्स आप फॉर्म में जितने भी कंपोनेंट्स ऐड करते हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्ट्रिंग कंट्रोल्स पैलेट में मिलते हैं। एंड यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो है। इंस्पेक्टर विंडो किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलते हैं एक ट्री हियरार्की ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मीन्स हमने किस कंपोनेंट को चाइल्ड कंट्रोल लिया है, किस कंट्रोल को पेरेंट कंट्रोल लिया है, ये सब हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता है क्योंकि यहाँ पर उसी हियरार्की में हमें शो किया जाता है कंपोनेंट्स को। सो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। देन एडिंग कोड टू अ फॉर्म कंपोनेंट। अब हम समझेंगे कि हमें एक्चुअल में कोड कैसे ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही स्टेप है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब आपको किसी भी बटन पर कोडिंग ऐड करनी है तो या तो आप उस बटन पर डबल क्लिक करेंगे या फिर आप उस बटन पर सिंगल क्लिक करके सोर्स बटन पर क्लिक करेंगे। सोर्स बटन डिज़ाइन एरिया के साइड में अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सोर्स कोड तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो कोड है वो बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। कुछ एरिया ग्रे एंड ब्लू है एंड इसको हम कहते हैं गार्डेड ब्लॉक्स। सो ये जो गार्डेड ब्लॉक्स होते हैं ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिन्हें हम एडिट नहीं कर सकते हैं सोर्स व्यू में। एंड जो वाइट एरिया में हमें कोड दिख रहा है हम सिर्फ वही एडिट कर सकते हैं। सो उसी के ऊपर वहीं पर हमें कोडिंग ऐड करनी है या फिर जो भी हमें एडिटिंग करनी है वो हम वहीं पर करेंगे। कुछ लाइंस आपको ऑलरेडी जनरेटेड मिलती हैं एंड जो कोड आपको ऐड करना होता है वो आप इन लाइंस के बाद लिखते हैं। एंड लास्ट में क्लोज ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है क्योंकि जो कोड शुरू में स्टार्ट किया है ऑलरेडी जनरेटेड है, उसको एट द एंड क्लोज भी कर दिया है। सो आपको जो कोड एंटर करना है उस कोड को आप यहाँ एंटर करेंगे एंड उसको कम्प्लीटली एंटर करेंगे। जो भी उस वहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करना है या फिर जो भी आप पूरा कोड लिख रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे वरना एरर शो हो जाता है। कोड ऐड करने के बाद आप ये एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। इसके लिए आप रन पर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सेलेक्ट द रन फाइल ऑप्शन और यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की Shift+F6। सो इसके बाद जब आपकी फाइल एग्जीक्यूट होगी तो जो भी रिजल्ट है वो अपेयर हो जाएगा। मींस आपने जो भी एप्लीकेशन क्रिएट की है वो अपेयर हो जाएगी एंड जो भी बटन पर आपने कोडिंग लगाई है एंड जब आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कोड रन करता है एंड जो भी उसका वर्क था वो अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्लोज बटन पर क्लोज द एप्लीकेशन की कोडिंग लगाई थी, तो यहाँ पर जब हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर यही कोडिंग यूज़ की थी। अगर हमने कोई और कोडिंग यूज़ की होती तो उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीडिंग होती।
देन यू कैन ऑल्सो चेंज सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक प्रॉपर्टी विंडो अवेलेबल होती है, तो आप जो भी कंपोनेंट ऐड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टी विंडो में शो हो जाती हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो या तो आप प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प ले सकते हैं, या फिर दूसरे वेज भी हैं। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके टेक्स्ट डिस्प्ले चेंज करना है तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो बॉक्स अवेलेबल होगा वहां पर आप डिस्प्ले टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव वे है, आप ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर आप उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, सो जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हाईलाइट हो जाएगा, एंड देन आप वहां पर एंटर कर सकते हैं न्यू टेक्स्ट। एंड ऑल्टरनेटिव वे है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर F2 प्रेस करें। तो F2 किस लिए प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट को एडिटेबल बनाना है, तो वहाँ फिर आप न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तो वो टेक्स्ट ऐड नहीं होगा, सो यू हैव टू प्रेस एंटर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी यूजिंग सच वेज। आपके पास प्रॉपर्टी विंडो का ऑप्शन है, यू कैन select the object and then go to the menu bar, and then you can also select the object and edit there only। अगर हम डिस्प्ले टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो आप वहीं पर एडिट कर सकते हैं। इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज चेंज की हैं कंपोनेंट की। प्रॉपर्टीज विंडो से आप फॉन्ट एंड फोरग्राउंड प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। मींस जो बटन है उसका फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और फॉन्ट क्या होना चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप सभी को एडिट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज विंडो इसलिए होती है ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी एडिट कर पाएं। Next, when you have to display a message in a dialog box, then you will have to import the J option pane। हमने डिस्कस किया था कि आपको एक कमांड यूज करनी पड़ती है एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरी, एंड तभी आप J ऑप्शन पेन को यूज कर पाते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेज डायलॉग बॉक्स में दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो उस केस में आपको ये स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। देन हम फर्दर कंपोनेंट्स ऐड करेंगे फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं टू डिस्प्ले अ मैसेज। तो यहाँ पर आप रिकॉल कीजिए हमने क्या पढ़ा था। हम टेक्स्ट फील्ड में जब कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वी यूज द सेट टेक्स्ट मेथड। सो here we will be using the set text method with the text field, and इसका आपको सिंटेक्स याद रखना है क्योंकि सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जब आप कमांड लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो सिंटेक्स अगर गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो सिंटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आपको सिंटेक्स लिखना है तो जो भी कंपोनेंट है उसका नेम आपको यहाँ मेंशन करना है, देन यू हैव टू पुट अ डॉट, देन सेट टेक्स्ट, एंड इन ब्रैकेट जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो आप डबल कोट्स में प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द डिस्प्ले टेक्स्ट यूजिंग द सेट टेक्स्ट मेथड। एंड अगर आपको टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट में इनपुट एक्सेप्ट करना है तब आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिमेंबर एंड रिकॉल, यू यूज द गेट टेक्स्ट मेथड। एंड यहाँ पर सिमिलर सिंटेक्स होता है। मीन्स सबसे पहले आप कंपोनेंट का नेम लिखेंगे, देन डॉट गेट टेक्स्ट, एंड इन ब्रैकेट। यहाँ पर आप ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इनपुट में एक्सेप्ट करनी है चीज, डिस्प्ले नहीं करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, जैसे गेट टेक्स्ट लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पर अगर आपने इस मेथड को किसी और टाइप से लिख दिया, जी कैपिटल कर दिया या टी स्मॉल कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, आप उसी तरह से लिखेंगे। गेट टेक्स्ट में जी स्मॉल है तो आप जी स्मॉल रखेंगे, टेक्स्ट में टी बड़ा है तो आप बड़ा रखेंगे। मीन्स ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि
कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आरडीबीएमएस में सोचते हैं कि यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं था तो जावा भी केस सेंसिटिव नहीं है, एंड फिर वो मिस्टेक कर देते हैं एंड अल्टीमेटली उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको याद रखना है जावा इज केस सेंसिटिव, एंड यहाँ पर जो चीज़ हमें जैसे गिवन है, जिस केस में गिवन है, हमें उसी केस में वो यूज़ करना है। देन यहाँ पर हमने प्लस साइन की हेल्प से, प्लस सिंबल की हेल्प से कंकैटिनेट किया है स्ट्रिंग्स को, बट आप इसे दूसरे मेथड से भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। कंकैटिनेट का मतलब होता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को एक साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है, और दूसरा मेथड है कंकैट मेथड यूज करने का। ये मेथड यूज होता है दो स्ट्रिंग्स को एक साथ ऐड करने के लिए, एंड इसका सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आप पहली स्ट्रिंग देंगे dot concat and in bracket you will get the second string, so this is how you can add it। so यहाँ पर एग्जाम्पल भी शोन है, एंड ऑफ कोर्सली जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं तो आप उसे डबल कोट्स में पुट करेंगे, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर भी याद रखना है। आप स्ट्रिंग पुट कर रहे हैं तो आपको उसे डबल कोट में पुट करना है, एंड तभी यहाँ पर कोडिंग करेक्ट होगी। नेक्स्ट इज रेडियो बटन कंपोनेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं। हम इसे तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं एंड हमें उन्हीं में से सेलेक्ट करना होगा आंसर। सो यहाँ पर जब हम रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं, सपोज आपने जो भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, सपोज 2 ऑप्शंस हैं तो उनके लिए 2 बटन्स होंगे, बट जब आप वो बटन्स ऐड करते हैं तो वो अपने आप एसोसिएट नहीं होते हैं, इंटरलिंक नहीं होते हैं, वो पहले अनएसोसिएटेड रहते हैं। बट अगर आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो रेडियो बटन यूज़ करने का फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उस केस में यूज़र दोनों बटन सेलेक्ट कर पाएगा। तो अगर हमें चाहिए कि सिर्फ एक बटन सेलेक्ट कर पाए यूज़र, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उन दोनों बटन्स को एसोसिएट करना होगा। एंड ये हम कहाँ से करते हैं, ये हम प्रॉपर्टी विंडो में बटन ग्रुप के ऑप्शन से करते हैं। सो एसोसिएट करने के बाद ये अपना जो इनका वर्क है कि हम एक ही बटन सेलेक्ट कर पाते हैं, जे रेडियो बटन, तो वो तब वर्क करता है। एंड यहाँ पर आपको कोडिंग भी ऐड करनी होती है इसमें, तो आप बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जे रेडियो बटन के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपको कोड में ले जाया जाएगा जो भी पोजीशन होगी, एंड वहाँ पर आप जो भी कोड है वो एंटर करेंगे, एंड जो भी कोड ऐड करने के बाद आप जब उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपरली रन करेगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट। हमने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट फील्ड सिर्फ सिंगल लाइन के लिए होती है, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए, बट अगर हमें मल्टीपल लाइंस डिस्प्ले करनी है तो हम टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट यूज करेंगे। एंड इसके लिए आप सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। सेट टेक्स्ट कब यूज करेंगे, जब आपको डिस्प्ले करना होगा, एंड गेट टेक्स्ट कब यूज करेंगे, जब आपको इनपुट एक्सेप्ट करना होगा। सो हियर इज some example, and then next is password field component। हमने already discuss कर लिया है इसके बारे में भी, so we are proceeding ahead। and then यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स गिवन है डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले हमने प्राइस कैलकुलेटर एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, देन ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेटर की। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, हम पूरे एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पहले डिस्कस नहीं हुआ है, हम वो डिस्कस करते हैं। प्राइस कैलकुलेटर एप्लीकेशन के कोड में हमें 2 न्यू मेथड्स मिल रहे हैं, एंड ये दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बीच डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज इंटीजर डॉट पार्स इंट। सो जो फर्स्ट मेथड है टू स्ट्रिंग, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, एंड सेकेंड मेथड पार्सेंट हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी गिवन वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली ये हम कब यूज़ करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब हमने जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पर हमें गेट टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। भले ही हमने
नंबर एंटर किया है बट उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वहां पर हमने गेट टेक्स्ट मेथड यूज किया है। सो अगर हमें गेट टेक्स्ट में स्ट्रिंग मिली है बट एक्चुअल में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इंटीजर वैल्यू है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इंटीजर डॉट पार्स इंट। सो इससे क्या होगा, जो हमें वैल्यू मिली है यहाँ पर गेट टेक्स्ट मेथड से, वो स्ट्रिंग वैल्यू थी बट वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर वैल्यू में। So this is how we have to use integer dot parse int। and इसी के अपोजिट जब हमें इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, मींस हमें यहाँ पर सेट टेक्स्ट मेथड यूज करना है, तो सेट टेक्स्ट में ऑफ कोर्सली हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे बट यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया है। एंड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस मेथड। So I hope these two are clear to you। नेक्स्ट एप्लीकेशन के कोड में हमें दो और न्यू मेथड मिलते हैं। फर्स्ट इज डबल डॉट पार्स डबल। सो जब भी हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू मिली है एंड हमें उसे डबल टाइप में कन्वर्ट करना है, तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डबल हम डेसिमल को बोल रहे हैं क्योंकि हम जावा में डेसिमल को डबल बोलते हैं। सो डबल टाइप मतलब कि हमें डेसिमल वैल्यूज चाहिए यहाँ पे। एंड अगर हमें डबल टाइप को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डबल डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेथड हम यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से जो डबल वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जिस तरह से हमने इंटीजर का केस डिस्कस किया, उसी सेम टाइप में यहाँ पर डबल का केस है, डबल टाइप का। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Then the next topic is relation between project form and components। So यहाँ पर सबसे बेस्ट आप एक फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये फिगर अपने एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि जो एक प्रोजेक्ट होता है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं एंड डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्ट फॉर्म एंड कंपोनेंट्स। अगेन, a project can have many forms and a form can have many components। So I hope you understood this। Next topic is variable declaration। We have already discussed that whenever you have to use variables in Java, then before it you have to declare them। Means सबसे पहले आपको variable declaration करना होता है एंड इसके लिए आपको variable का data type and name specify करना होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है int apples, तो यहाँ पर int कीवर्ड इंडिकेट कर रहा है डेटा टाइप इंटीजर एंड एप्पल्स इंडिकेट कर रहा है कि इस वेरिएबल का नेम है एप्पल्स। सो इस तरह से हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड ऑल्सो एट द एंड वी हैव पुट सेमीकोलन। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। Every programming language has its own set of rules for naming variables। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट रूल्स होंगे वेरिएबल्स को नेम करने के। जावा के भी अपने रूल्स हैं, तो हम ये रूल्स डिस्कस करते हैं एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अबाउट वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। सो फर्स्ट इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जब आप यहाँ पर वेरिएबल नेम्स दे रहे हैं तो वो भी केस सेंसिटिव हैं। अगर आपने एक वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा है, मींस अपर केस में लिखा है, एंड वही वर्ड आपने लोअर केस में लिखा है, तो वो दोनों डिफरेंट ट्रीट होंगे, वो दोनों सेम ट्रीट नहीं होंगे। देन कीवर्ड्स और वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज द वेरिएबल नेम्स। मीन्स जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड कीवर्ड्स होते हैं लाइक इंट या फिर कोई और कीवर्ड जो कि जावा में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो आप उनको वेरिएबल नेम्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं जावा में। वेरिएबल नेम्स शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। ऐसा नेसेसरी नहीं है बट यस, ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वेरिएबल नेम को शॉर्ट रखेंगे एंड मीनिंगफुल रखेंगे सो दैट आपको ही इससे आसानी होगी, आपके लिए ही ये कन्वीनियंट रहेगा आपकी कोडिंग करने में। आप वेरिएबल नेम को बिगिन कर सकते हैं लेटर, अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन से, बट जनरली
एक लेटर यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए एक वेरिएबल नेम, एंड अंडरस्कोर, डॉलर साइन, ये सब अवॉइड करते हैं जनरली, एंड इट इज सजेस्टेड कि आप पहले लेटर से ही स्टार्ट करेंगे नेम। फर्स्ट इनिशियल लेटर के बाद आप वेरिएबल नेम में लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन ये सब यूज कर सकते हैं, बट स्पेसेस अलाउड नहीं है, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन आर नॉट अलाउडेड। सो ये सभी अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस, एंड इसके अलावा लेटर्स, 0 to 9 डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन ये सभी अलाउड हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। सो these were the basic conventions and you have to remember these from the examination point of view also and from coding point of view also, क्योंकि कोडिंग में आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है तभी आपकी कोडिंग करेक्ट होती है। अगर आप भूल गए कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव थे एंड आपने फिर गलत यूज़ कर दिया, आपने अपर केस में लिख दिया बट एक्चुअल में वो लोअर केस में था, तो फिर वो कोडिंग में एरर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये सभी कोडिंग के लिए भी ध्यान रखने हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स में गिवन है कि कौन से वेरिएबल नेम्स एक्सेप्टेबल हैं एंड कौन से अनएक्सेप्टेबल हैं। एक्सेप्टेबल वो हैं जो कि इन कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं, एंड अनएक्सेप्टेबल जिनमें हमने कोई ना कोई एरर कर दिया है। जैसे कि हमने अनएक्सेप्टेबल नेम्स में फर्स्ट एग्जाम्पल में ब्रैकेट यूज़ किया है, तो ब्रैकेट अलाउड नहीं होता क्योंकि वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, सो इट इज़ इनवैलिड। देन हमने सेकेंड एग्जाम्पल में 2 से स्टार्ट किया है बट अगेन इट इज़ नॉट अलाउडेड, हमें लेटर से स्टार्ट करना है, सो दैट इज़ वाई इट शोड एरर, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। देन टेस्ट ग्रेड थर्ड एग्जाम्पल में हमने स्पेस दे दिया है बट स्पेस भी अलाउड नहीं होता है, सो इसलिए ये भी अनएक्सेप्टेबल है। देन इन द लास्ट एग्जाम्पल we have again used a special character, so again it is unacceptable. I hope all these examples are clear to you. देन पेज 244 तक आपको एप्लीकेशन के एग्जाम्पल गिवन है, उनके कोड गिवन है। सो ये एप्लीकेशंस आप ट्राई कर सकते हैं लैब वर्क में, इनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना है। मींस हम चाहते हैं कि कोई सर्टेन एक्सप्रेशन हो, उसके बेसिस पर कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, या फिर हम चाहते हैं कि एक सर्टेन ब्लॉक रिपीट करता जाए जब तक कोई कंडीशन फुलफिल ना हो। मींस इन टोटल हम जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो ये 2 टाइप्स के हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एंड आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। सो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं, एंड ये स्टेटमेंट हमने किस बेसिस पर सेलेक्ट की है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन। मीन्स हमें एक एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड होगा एंड उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि हमें कौन सी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सो दैट इज वाई दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमें 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़नी है, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल इफ, मींस जिसमें सिर्फ इफ का यूज होगा। सो यहाँ पर हम सिंटेक्स से समझते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बहुत सिंपल होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले आप इसका सिंटेक्स देखेंगे, सिंटेक्स एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको सिंटेक्स को हाईलाइट करना है और इसे प्रैक्टिस भी करना है। देन हम इस सिंटेक्स के बेसिस पर समझते हैं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें इफ के बाद ब्रैकेट्स में जो कंडीशनल एक्सप्रेशन गिवन है ये डिसाइड करता है कि ये जो हमें 2 स्टेटमेंट ब्लॉक गिवन है इनमें से कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड वो किस चीज पर डिसाइड होगा, किस बेसिस पर डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा इस बेसिस पर कि कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन
फॉल्स हो जाता है तो एल्स का स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप ये बहुत सिंपल था एंड आपको समझ में आ गया होगा। जब इफ के आगे वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो हम इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे एंड अगर वो फॉल्स है तो हम एल्स के आगे जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इफ स्टेटमेंट को यूज करते टाइम। सबसे पहला, आपको कंडीशनल एक्सप्रेशन हमेशा ब्रैकेट्स में प्रोवाइड करना है। अगर आप ब्रैकेट्स भूल जाते हैं तो आपकी कोडिंग गलत हो जाती है। सो इसलिए आपको ब्रैकेट्स हमेशा यूज करने हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ। देन ये जो कर्ली ब्रेसेस गिवन है स्टेटमेंट ब्लॉक्स के लिए, ये सिर्फ एक केस में नेसेसरी है जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। मीन्स अगर यहाँ पर स्टेटमेंट ब्लॉक में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है, सिर्फ तभी आप कर्ली ब्रेसेस यूज करना नेसेसरी है आपके लिए। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ऑप्शनल है, आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एल्स। दिस पार्ट इज ओनली रिटन व्हेन देयर इज नीड। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि जब ये कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, सिर्फ तभी आपको ये एल्स वाला ब्लॉक प्रोवाइड करना है, एल्स कीवर्ड प्रोवाइड करना है। अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना एक्सप्रेशन लिखा है, मीन्स इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन देन इट्स स्टेटमेंट ब्लॉक, सो इतना भी सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रू की कंडीशन में ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड अगर ये फॉल्स है तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आपको कोई एक्शन लेना है इस कंडीशन के फॉल्स होने पर, तभी आपको एल्स वाला कॉलम प्रोवाइड करना है, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज नेस्टेड इफ एल्स। जैसा कि सिंपल इफ स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया कि हम एक सिंगल कंडीशन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, बट सपोज हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, हमें मल्टीपल कंडीशंस के लिए टेस्ट करने हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सो यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हम शुरू इफ से करेंगे एंड एंड करेंगे एल्स पर। तो बीच में ये जो हम यूज कर रहे हैं एल्स इफ, हमें समझना है ये हम किस तरह से यूज करेंगे, ये किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे स्टेटमेंट ब्लॉक्स। सो हम सिंटेक्स के रेफरेंस में बात करते हैं। हमने इफ के आगे कंडीशनल एक्सप्रेशन 1 दिया है, तो अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट होगी एंड अगर ये फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट्स 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड ये आगे प्रोसीड करेगा। फिर एल्स इफ के आगे जो कंडीशन गिवन है वो चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट्स 2 एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड फिर से आगे प्रोसीड करेगा। सिमिलरली अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स 3 एग्जीक्यूट होंगी एंड ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी एंड फिर से आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एल्स, तो यहाँ पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, बट क्योंकि ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हैं तो उस केस में स्टेटमेंट्स 4 एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने एल्स दिया हुआ है, मीन्स जब सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर हमने इतने सारे इफ एल्स यूज किए हैं, दैट इज वाई हमने इसे बोला है नेस्टेड इफ एल्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट. It allows us to test the value of an expression with a series of character or integer values. Means सपोज यहाँ पर हमें जो स्विच के साथ वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन गिवन है ब्रैकेट्स में, तो हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को टेस्ट करते हैं किसी गिवन कैरेक्टर या फिर इंटीजर वैल्यू के साथ, जो कि हमें यहाँ कर्ली ब्रेसेस में केस के साथ गिवन है। सो ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 की जगह या तो कोई कैरेक्टर होगा या फिर कोई इंटीजर वैल्यू होगी। यहाँ पर स्ट्रिंग या रियल नंबर नहीं होते हैं, सिर्फ कैरेक्टर या फिर इंटीजर वैल्यूज हो सकते हैं। सो इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, अगर वो एक्सप्रेशन में है तो जो इस केस के आगे स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, बट अगर ये वैल्यू नहीं है तो उस केस में नेक्स्ट केस पर प्रोसीड करते हैं। सिमिलरली जहाँ तक हमें केस गिवन है हम वहाँ तक प्रोसीड करेंगे।
एंड जो भी स्टेटमेंट जो भी वैल्यू मैच करती है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। बट सपोज कि कोई भी वैल्यू मैच नहीं की तो हम लास्ट में उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी देते हैं। मीन्स अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है। हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये कोड एग्जैक्टली प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एंड वन मोर थिंग, डिफ़ॉल्ट के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हर केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, बट डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद नहीं करना है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। देन हमें यहाँ पर ये कोड गिवन है एक एप्लीकेशन का। सो लेट अस डिस्कस दिस, बिकॉज स्टूडेंट्स कई बार स्विच स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर हम अच्छे से एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले स्विच कीवर्ड के साथ ब्रैकेट्स में ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है। सो जो भी केस के साथ हम वैल्यूज लिख रहे हैं वो किससे कंपेयर होंगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ कंपेयर होंगी। एंड जो भी वैल्यू मैच करेगी उसके साथ वाला करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। सो अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं की इन केस, तो उस केस में क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन है हम उसको केस की वैल्यूज के साथ मैच करते हैं, एंड जिस भी केस के वैल्यू के साथ ये मैच होगा उसी केस का करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। सो दिस इज हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। एंड यू कैन ऑल्सो सी हमने हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड की है। Now let us proceed to the last topic of this unit, comparing switch and if-else statements. So what is the difference between these two? Means अगर हम switch की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्पेसिफिक इंटीजर या फिर करेक्टर वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू मैच करनी होती है। एंड यहाँ पर मेन लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर हम रेंज यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें एप्लीकेबल हैं, ईदर इंटीजर और कैरेक्टर्स। सो इन दोनों के केस में ही हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर पाते हैं। एंड अगर इफ एल्स की बात करें तो वहाँ पर एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वहाँ पर आप एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अगर इफ एल्स की लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन ये है इफ एल्स के केस में कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं मैच करने के लिए तो आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत बड़ी लिखनी पड़ेगी। मीन्स आपको बहुत सारे इफ एल्स एल्स इफ यूज करने पड़ेंगे। सो इसीलिए ये चीज़ हमें ना करनी पड़े, सो दैट इज़ वाई वी यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ रिटन द सेम। सो हम यही ट्राई करते हैं कि जो भी हमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहे हम उसी स्टेटमेंट को यूज़ करें। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है ये आप इसके बिहाफ पर डिसाइड करेंगे। सबसे पहले कि आपको सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज़ और इंटीजर को कंपेयर करना है, या फिर अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी चाहिए, रियल नंबर्स भी कंपेयर करने हैं एक्सप्रेशन में, तो आप उस केस में स्विच स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक इंटीजर या फिर कैरेक्टर वैल्यूज़ कंपेयर करना चाहते हैं तो उस केस में आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर सिर्फ एक दो ही वैल्यू कंपेयर करनी है तो उस केस में आप इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर एक दो से ज़्यादा वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में आपको सजेस्ट किया जाएगा कि स्विच स्टेटमेंट विल बी बेटर एंड नॉट द इफ एल्स स्टेटमेंट। सो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है, एंड समझ में आ गया है कि हमें कब स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है एंड कब इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। सो this was all about this chapter. We have finally completed unit 5, one short video. Here are the points to remember. Please read all of them. Then exercises are given. Here you have to solve the code and then give the answer.
If you have any problem in any question, you can ask me in the comment section. Apart from that, as I have told you, I will also bring question answer video for you. So उसमें मैं ये सभी questions आपके साथ discuss करूँगी. And फिर भी अगर उससे पहले आपको कोई problem है, कोई भी doubt है chapter से related, so you can ask me in the comment section and I will answer your query. And please practice all these questions and lab exercises please आप perform करके देखेंगे. And क्योंकि इससे आपको जब आपको लैब वर्क करने को कहा जाएगा तो तब आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है अगर आप पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो. सो दैट वाज ऑल. विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description.